Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 7th of April 2023, Friday. Before starting the discussion, if you want the PDF of Financial Express, if you want the news headlines of Business Standard, Mints or Economic Times, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook और Instagram. Recommended play speed है इस वीडियो की 1.25x. Thought of the day is all progress takes place outside the comfort zone. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम ये सारे 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। आरबीआई होल्ड स्टेडी ऑन रेट्स बट पॉज मे नॉट एंड्योर। तो कल की जो एमपीसी की मीटिंग शेड्यूल थी उसमें जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि प्रॉबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 25 बेसिस पॉइंट से पॉलिसी रेट हाइक पर जा सकती है, उसके कॉन्ट्रेरी अनएक्सपेक्टेडली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एमपीसी ने स्टेडी इंटरेस्ट रेट मेंटेन रखा। इट मीन्स इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं किया। अगर आपको थोड़ा सा मार्केट के बारे में, आरबीआई और एमपीसी के बारे में पता है तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि मई लास्ट ईयर से ये पॉलिसी रेट हाइक का डिसीजन शुरू हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 6 कॉन्जिक्यूटिव हाइक्स किए हैं एमपीसी ने आफ्टर मई लास्ट ईयर और 6 कॉन्जिक्यूटिव हाइक्स के बाद ये पहली बार एमपीसी ने पॉलिसी रेट अनचेंज रखा है या स्टडी रखा है। लेकिन इस पर्टिकुलर अनचेंज पॉलिसी रेट के बाद भी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने क्लियरली इस बात के इंडिकेशन दिए हैं कि ये जो पॉलिसी पॉज है, जो ये पॉलिसी रेट पॉज है, ये कंटिन्यूस नहीं है, इट्स नॉट अ पिवोट। आगे हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर ज़रूरी लगे तो पॉलिसी रेट हाइक किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो फिलहाल के लिए कल की एमपीसी मीटिंग में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में 6 मेंबर्स ने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है कि पॉलिसी रेपो रेट जो है यानी 6.5% का रेपो रेट जो है उसको मेंटेन रखा जाए। ऑल्दो आरबीआई का जो पॉलिसी इंस्टांस है वो अभी भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है। इट मीन्स पॉलिसी टाइटनिंग को लेकर के ही है। अभी भी आरबीआई पॉलिसी टाइटनिंग के ही मेजर्स लेगा, बस केवल रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। तो फिलहाल के लिए जो आरबीआई का डिसीजन आया से कई सारे इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर्स जो हैं, मार्केट जो है वो सरप्राइज है क्योंकि ऑल वर एंटिसिपेटिंग कि एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का तो हाइक होगा ही होगा। मिंट के सर्वे में भी, बिजनेस पोल के सर्वे में भी अप्रॉक्सीमेटली यही क्वांटम जो एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंडिकेट किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 25 बेसिस पॉइंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एमपीसी पॉलिसी रेट हाइक कर सकता है। ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एमपीसी के सरप्राइज मूव का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो चाहे वो करेंसी मार्केट हो। बॉन्ड मार्केट में जो यील्ड है 10 ईयर्स के जो बॉन्ड है जिन्हें हम बेंचमार्क बॉन्ड भी बोलते हैं, बेंचमार्क इंडाइसेस भी बोलते हैं, वो अपने 7 बेसिस पॉइंट से फॉल करके उनका जो यील्ड रहा 7.20% रहा। लोकल करेंसी, इंडियन करेंसी ने गेन किया बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी रेट इंस्टांस और पॉलिसी रेट अनचेंज्ड इंस्टांस बाय RBI or MPC. So MPC decision on Thursday surprised the economists as well as the investors, those who were expecting the 25 basis point hikes. और इसी के साथ जो अदर इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में भी जो फोरकास्ट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो हम बात कर लेते हैं उनकी भी। जीडीपी को मार्जिन, जीडीपी का जो फोरकास्ट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 उसको मार्जिनली इंक्रीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 6.5% का एंटिसिपेशन किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में फॉर जीडीपी। इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है 5.2% का है एवरेज अप्रॉक्सीमेटली फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। और मई 2022 से आरबीआई 6 कॉन्जिक्यूटिव हाइक कर चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 250 बीपीएस का इंक्रीज आरबीआई ने लास्ट पॉलिसी रेट हाइक्स में किया था। तो फाइनली दिस इज अ पॉलिसी पॉज डिसीजन, नॉट परमानेंट बट टेम्परेरी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ई वे बिल्स हिट रिकॉर्ड 90.9 मिलियन इन मार्च ऑन सर्ज ऑफ बिज एक्टिविटी। तो जो ई वे बिल जनरेट होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स भी कहते हैं, ये कब जनरेट करते हैं? जब गुड्स जो हैं वो विद इन द स्टेट और अक्रॉस द स्टेट्स उनका मूवमेंट होता है तो एक ई वे बिल जनरेट किया जाता है। इसे परमिट भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक परमिट भी बोला जाता है।
और ये जो ई वे बिल जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है फॉर आइडेंटिफाइंग कि इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटी, कितनी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो अगर मार्च के डेटा की बात करें तो मार्च में जो ई वे बिल जनरेशन हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 90.9 मिलियन हुआ, यानी 100 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली ई वे बिल जनरेट हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो रोबस्ट रही हैं इन द फाइनल मंथ ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 23। और डेटा कहाँ से मिलता है? ये डेटा मिलता है GSTN से, यानी GST नेटवर्क जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये ई वे बिल जनरेट होते हैं, जहाँ से कंपनी अपना GST रिटर्न प्रोसेस करती हैं, उसी पर्टिकुलर पोर्टल से ये डेटा अवेलेबल होता है। तो जो रिसेंटली डेटा पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 90.9 मिलियन ई वे बिल जनरेट हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही, सेल एंड परचेज हो रहा है, गुड्स जो है वो विद इन द स्टेट, अक्रॉस द स्टेट उनका मूवमेंट हो रहा है। हालांकि जो जनरल ट्रेंड है वो यही है कि मार्च के मंथ में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें तो मार्च के मंथ में ये जो ई वे बिल जनरेशन है ये इंक्रीज़ देखा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेस ऑर्डर्स होते हैं उनका क्लियरेंस होता है और एनुअल टारगेट जो होते हैं उनको भी मीट आउट करना होता है। तो लास्ट जो मंथ होता है यानी मार्च में मोस्ट ऑफ द टाइम ये ई वे बिल जनरेशन जो होता है वो इंक्रीज़ दिखता है, ऑल्दो ये ईयर की जो फुल ईयर होता है उसकी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं मिरर करता है। और अगर GST रिसीट्स की बात करें तो GST रिसीट जो हैं वो भी रिकॉर्ड हाई पहुंचे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.67 ट्रिलियन का GST रिसीट रिसीव हुआ है अप्रैल के मंथ, यानी जो मार्च का जो GST कलेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.67 ट्रिलियन का रहा है। तो GST कलेक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, ई वे बिल जनरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स इकोनॉमी में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही हैं, सेल्स एंड परचेज हो रहा है। और अगर GST कलेक्शन की बात करें तो अगर हम अप्रैल के GST कलेक्शन की बात करते हैं तो वो मई के डेटा में रिफ्लेक्ट होगा। अगर मार्च का GST कलेक्शन हमें देखना है तो अप्रैल के डेटा में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट 20 अप्रैल तक की डेट होती है। अगर मार्च का GST, अगर इस पर्टिकुलर एक मंथ का, यानी मान लें मार्च से लेकर के इस पूरे मार्च का अगर GST कलेक्शन या GST फाइलिंग करनी है तो उसकी जो लास्ट जनवरी डेट होती है वो अप्रैल 20 होती है। अप्रैल 20 तक अलग अलग, किसी में अप्रैल 10, किसी में अप्रैल 5 भी, इस तरह से डेट होती है। जो लास्ट डेट होती है वो अप्रैल 20 होती है। अप्रैल 20 तक इस पर्टिकुलर मंथ का GST कलेक्शन या GST फाइलिंग कर देनी होती है। तो एज ऑफ नाउ अप्रॉक्सीमेटली 1.67 ट्रिलियन का GST कलेक्शन हुआ है मार्च के मंथ में, या GST बिल जनरेशन हुआ है मार्च के मंथ में, जो कि अप्रैल में जिसको कलेक्ट किया गया है। तो GSTN डेटा ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनमें रिकवरी शुरू हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 57.8 मिलियन ई वे बिल्स जनरेट हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर व्हाट? फॉर शिपिंग द गुड्स विद इन द स्टेट्स, और 33 मिलियन परमिट जो हैं वो इंटर स्टेट शिपमेंट्स के लिए जनरेट किए गए हैं। फरवरी के मंथ से अप्रॉक्सीमेटली 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है ई वे बिल जनरेशन में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ GST कलेक्शन या ई वे बिल जनरेशन से हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। अगर हम अदर इंडिकेटर्स भी देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्विस, जिसको हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं अपने डिस्कशन में। तो S&P के PMI इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो उसमें हमें इंप्रूवमेंट, शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि S&P के अकॉर्डिंग फरवरी के मंथ में जो PMI था वो 55.3 था, जो कि मार्च के मंथ में इंक्रीज होकर के 56.4 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये शार्पेस्ट इंप्रूवमेंट रजिस्टर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में। एंड इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमें फर्दर अपटर्न देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, जबकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो नए बिजनेस जो हैं या जो नए ऑर्डर्स हैं वो भी मिलेंगे। तो जो रिकवरी है, मार्केट है, वो फिलहाल के लिए बेटर परफॉर्मेंस की कंडीशन में आ चुका है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट टाइज लोकल गैस प्राइस टू ग्लोबल क्रूड बेंचमार्क्स। तो फाइनली कीर्ति पारेख की रिकमेंडेशन के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हम CCEA भी बोलते हैं, CCEA ने थर्सडे को यानी कल जो नई गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस हैं उनको अप्रूव कर दिया है। और इस अप्रूवल के बाद अब क्या होगा, जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस हैं इंडिया में वो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से लिंक हो जाएंगे। सो दिस हैज़ पेव्ड द वे फॉर लिंकिंग द डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस इन इंडिया टू ग्लोबल क्रूड प्राइसेस।
तो जो गाइडलाइंस अप्रूव हुई हैं उसमें अगर हम थोड़ा सा जाएँ, अगर डिटेल में जाएँ तो उसका कैसे उसको ग्लोबल क्रूड ऑयल से या ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से लिंक किया था। देखें तो प्राइस ऑफ नेचुरल गैस विल बी 10% ऑफ मंथली ऑफ इंडियन क्रूड बास्केट, a weighted average of Dubai and Oman and Brent crude oil prices। और इसी के साथ साथ फ्लोर प्राइस को भी अप्रॉक्सीमेटली $4 पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट MMBTU $4 फ्लोर प्राइस रखा है गवर्नमेंट ने। सीलिंग प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $6.50 MMBTU रखा है अंडर द एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म गैस प्राइसिंग सिस्टम। तो कीर्ति पारेख की जो रिकमेंडेशन थी फ्लो प्राइस को लेकर के, सीलिंग प्राइस को लेकर के और डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइस को क्रूड प्राइसेस, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से लिंक करने का, अप्रॉक्सीमेटली वो सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दी हैं। और गवर्नमेंट का ये मानना है, मिनिस्ट्री का ये मानना है कि ये जो गाइडलाइंस हैं, जो नई प्राइसिंग गाइडलाइंस हैं, ये डोमेस्टिक मार्केट में नेचुरल गैस के जो प्राइस हैं उसको कम कर देगी, डिक्लाइन करेगी, ब्रिंग डाउन करेगी। हालांकि ये तो फ्यूचर में देखने वाली बात है कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से लिंक करने पर डोमेस्टिक गैस जो है, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं। बट गवर्नमेंट का ये एंटिसिपेशन है कि जो नई गाइडलाइंस है, जो नया फ्लो प्राइस है $4 MMBTU का, जो नया सीलिंग प्राइस है 6.5 MMBTU का, पर MMBTU का, जो ये लिंकिंग है ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से, ये डोमेस्टिक मार्केट में गैस के जो प्राइस है, नेचुरल गैस के जो प्राइस है उसको डिक्लाइन करेगी। बट ये आगे फ्यूचर में देखने वाली बात है। हालांकि जो ये नई गाइडलाइंस है दैट विल अप्लाई टू द नॉमिनेशन फील्ड ऑफ स्टेट रन एनर्जी कंपनीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, ऑयल इंडिया, as well as for the NELP, New Exploration Licensing Policy blocks and pre-NELP blocks। तो सभी पर ये एप्लीकेबल होगी, चाहे वो स्टेट रन एनर्जी कंपनीज हो, चाहे वो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसीज के थ्रू, चाहे वो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करी जा रही हो या pre-NLP ब्लॉक्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करी जा रही हो। ओवरऑल ब्लैंकेट एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लगा दिया है इन नए प्राइसिंग गाइडलाइंस का। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। सेल्फ रेगुलेशन इंटरमीडियरी टैग फॉर गेमिंग सेक्टर। तो गेमिंग सेक्टर को लेकर के, मोर स्पेसिफिकली ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट बहुत टाइम से रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो टैक्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन हो। तो उसी को लेकर के गवर्नमेंट ने बोला है जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं दे मस्ट एक्ट एज अ डिजिटल इंटरमीडियरीज। ये एक डिजिटल इंटरमीडियरीज की तरह ये काम कर रही है, गेम्स को और कस्टमर दोनों को ही वेरीफाई करके ही इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एंट्री दें, जहाँ पर स्पेशली ऐसे गेम्स जहाँ पर रियल मनी इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो भी फेक इन्फॉर्मेशन होती है, फेक एडवर्टीजमेंट है, उसको भी कर्टेल करने का काम ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये खुद करें। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने सेल्फ रेगुलेशन की बात करी है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ये गेमिंग कंपनीज हैं, दे शुड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। इंटरमीडियरीज की तरह काम करें, कस्टमर को वेरीफाई करें, गेम्स को वेरीफाई करें, कस्टमर प्राइवेसी को देखें कि इससे कहीं कस्टमर की प्राइवेसी तो नहीं ऑल्टर हो रही है या कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ अपॉइंट करें, फॉलो अप करें रूल्स का। ये सारा काम जो है वो ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं वो खुद करें। और इसके लिए जो फाइनल अमेंडमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, उसमें इसके क्लियर इंडिकेशन दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं ये काम कर सकती हैं, किस तरीके से ये जो फेक इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव कर सकती हैं, कस्टमर के इंटरेस्ट को, उसकी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकती हैं। तो बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन की बात अभी गवर्नमेंट ने एज ऑफ नाउ कही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, नो नीड फॉर 4th वैक्स डोज, टाइम टू मास्क अप अगेन। कोविड-19 के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और जिस तरीके से कई केसेस में हमें डेथ का भी केस देखने को मिला है कई जगहों पर, तो उसके बाद से गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर हो रही है। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि प्रॉबली 4th वैक्सीन की ज़रूरत है। तो उसी को लेकर के ये एक इंटरव्यू है NTAGI का। NTAGI मीन्स नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NTAGI बोलते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसके जो चीफ है मिस्टर डॉक्टर DNK अरोरा। तो डॉक्टर NK अरोरा के अकॉर्डिंग 4th डोज की ज़रूरत नहीं है,
केवल मास्किंग से ही काम चल जाएगा। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर जो पब्लिक है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग को फॉलो करेगी तो प्रोबेबली इस बार जो कोविड-19 की BY जो वेरिएंट आई है उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 4th डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, पॉज नॉट पिवट RBI गवर्नर। जैसा कि हमने मिंट के एनालिसिस में अभी डिस्कस भी किया कि जो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसने थर्सडे को यूनानिमसली डिसाइड किया कि जो पॉलिसी रेपो रेट है वो अनचेंज रखा जाएगा। अनचेंज रखा जाएगा नहीं, 6.5% पर ही रखा जाएगा। फिलहाल के लिए कोई भी पॉलिसी रेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जाएगा, बट जो पॉलिसी स्टांस है MPC का वो अभी भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशंस ही है। इट मीन्स पॉलिसी टाइटनिंग के अदर मेजर्स जो हैं वो RBI टाइम टू टाइम लेती रहेगी और अगर ज़रूरत लगती है इन्फ्लेशन को देखते हुए तो पॉलिसी रेट हाइक दोबारा से किया जा सकता है। हालांकि अगर हम देखें जो काउंटर पार्ट कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के, उनमें अभी भी पॉलिसी टाइटनिंग की जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, पॉलिसी रेट हाइक लिए जा रहे हैं, बट रिड्यूस पे से है। उतना एग्रेसिव पॉलिसी रेट हाइक अब नहीं हो रहा जितना कि इनिशियली हुआ करता था रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय। अब वो पॉलिसी रेट हाइक थोड़ा सा रिड्यूस प्राइस में या बहुत पेस में या लेस एग्रेसिव फॉर्मेट में हो रहा है। उसी पर्टिकुलर कंडीशन में इंडिया ने फिलहाल के लिए एक रिस्क लिया है, मैनेज की हम कह सकते हैं, करने की कोशिश करिए कि पॉलिसी रेट हाइक जो है वो अनचेंज रखा जाए। एंड दिस इज द इम्पैक्ट on this is the repo rate path, this is the inflation projection, this is the inflation trend and this is the GDP growth forecast जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये रियल GDP ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट ऑन दीज ट्रेंड्स कि ये फिलहाल के लिए जो ट्रेंड बने हैं अप्रैल 2022 से कि किस तरीके से रेपो रेट इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन क्या है Q1, Q2, Q3, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या ट्रेंड रहा है रिटेल इन्फ्लेशन का, कोर इन्फ्लेशन का। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। एज ऑफ नाउ जो कोर इन्फ्लेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.44 बनी, अभी भी टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा है RBI की। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.34, ऑल्दो RBI ने फिलहाल के लिए थोड़ा सा रिस्की अप्रोच लिया है। सो व्हाट लेड टू द पॉज, ये जो पॉज RBI ने किया है उसका इम्पैक्ट हमें कैसे कैसे देखने को मिल सकता है। तो एक इन्फोग्राफिक्स है जो कि पेज नंबर 4 पर दी हुई है। बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम बहुत सारे आर्टिकल कवर कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी RBI से ही रिलेटेड है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज पेज नंबर 4 पर पूरा जो सेक्शन है, पूरा जो स्पेस है वो RBI के रिसेंट जो MPC मीटिंग है उसको दिया है। तो उसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये फिलहाल के लिए रेजिलिएंट इकोनॉमी को लेकर के ये किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो फाइनेंशियल ईयर 24 में उसकी रियल GDP ग्रोथ कितनी रही, तो अप्रॉक्सीमेटली 7% रियल GDP ग्रोथ रही, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। सितंबर 21, दिसंबर 21, मार्च 22, जून 22, सितंबर 22 और दिसंबर 22 की क्वार्टरली रियल GDP ग्रोथ रेट है। In terms of percentage, you can just have the glimpse of it and this is the current account gap जो कि ऐसा मानना है कि फिलहाल के लिए नैरो डाउन हो रहा है। दिसंबर में हमें जो करंट अकाउंट गैप है वो नैरो डाउन होता हुआ देखा, अप्रॉक्सीमेटली 2.2% ऑफ GDP रहा हमारा जो करंट अकाउंट गैप है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में भी हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस जिस तरीके से डाउन हो रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी जो विंडफॉल टैक्स है वो हटाया है, उसको लेकर के RBI जो है इन्फ्लेशन में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है कि प्रॉब्ली आगे आने वाले मंथ में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा डाउन हो बिकॉज ऑफ ऑल दीज कट डाउन इनटू टैक्सेस। एंड दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 578,778 पर बना हुआ है अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये अभी कंफर्टेबल लेवल पे, हालांकि इनिशियली हम अगर अब देखें तो ट्रेंड में हमें बहुत डाउन देखने को मिला था, बट अब फिर से रिकवरी शुरू हो चुकी है आफ्टर 2 सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड ट्रेंड्स। सो ये रहा फिलहाल के लिए जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की। अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो उसको रेट पॉज को लेकर के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने वेलकम किया है RBI के डिसीजन को। ये न्यूज़ भी पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। गुड कॉल, FM वेलकम्स RBI डिसीजन। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने थर्सडे को RBI के डिसीजन को वेलकम किया जहाँ पर RBI ने बेंचमार्क रेट को अनचेंज रखा है। अब क्यों वेलकम किया? फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग कोविड-19 और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद भी इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 6 के आसपास ही बनी रही, बहुत ज़्यादा हाई या डबल डिजिट पर नहीं गई। ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और जिस तरीके से रिसेंटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस
टैक्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस सब के बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि प्रॉबेबली आगे आने वाले मंथ में जो इन्फ्लेशन है वो 5 के आसपास पहुंच जाए। तो इन्फ्लेशन अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्टकी नहीं है। तो इन्फ्लेशन के एंटिसिपेशन को लेकर के फिलहाल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आरबीआई के इस डिसीजन को गुड कॉल बताया है और इस डिसीजन को वेलकम किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, यूपीआई पेमेंट वाया प्री सैंक्शन बैंक क्रेडिट सून। तो जितने भी पेमेंट प्लेटफॉर्म हैं उनके स्कोप को वाइडन करने के लिए रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे क्रेडिट कार्ड को, माइंड इट्स टू जैसे क्रेडिट कार्ड नॉट डेबिट कार्ड, जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको यूपीआई से लिंक कर दिया था, अलाउ कर दिया था कि यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए अब जो कस्टमर्स हैं वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इनेबल द पेमेंट थ्रू क्रेडिट ऑन यूपीआई, यानी क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू यूपीआई का यूज़ करते हुए जो कस्टमर्स थे वो अपना पेमेंट कर सकते थे। अब इस स्टेप के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनका स्कोप और ज़्यादा एक्सपेंड करने जा रही है बाय इनेबलिंग ट्रांसफर टू और फ्रॉम द प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस एट बैंक्स। तो अभी क्रेडिट कार्ड को लिंक करने का अलाउ किया था, अब जो प्री सैंक्शन लोन है, क्रेडिट लाइंस हैं, उनको भी लिंक करने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूपीआई नेटवर्क विल नाउ फैसिलिटेट द पेमेंट फाइनेंस बाय क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स। तो यानी अगर किसी पर्टिकुलर बैंक ने कोई फाइनेंस किया है, कोई असेट फाइनेंस किया है, तो उसका पेमेंट अब यूपीआई के थ्रू, यानी प्री सैंक्शन लोन है, बैंक ने जो प्री सैंक्शन कर दिए हैं लोन, उसका पेमेंट अब यूपीआई के थ्रू हो सकेगा। इट मीन्स इफ आई एम बाइंग एनी असेट ऑन लोन और मैंने बैंक से वो लोन ले लिया है उस असेट को बाई करने के लिए, तो यूपीआई यूज़ करते हुए मैं उस प्री सैंक्शन लोन का पेमेंट कर सकती हूँ, उस प्री सैंक्शन लोन को यूज़ कर सकती हूँ बाई यूजिंग द यूपीआई। तो ये एक स्टेप फर्दर है। पहले तो क्रेडिट कार्ड को लिंक करना अलाउ किया था, अब प्री सैंक्शन जो लोन हैं वो भी यूपीआई के थ्रू उन फैसिलिटेट किए जा सकते हैं, उनका पेमेंट फैसिलिटेट किया जा सकता है। और क्यों किया है आरबीआई ने? आरबीआई के अकॉर्डिंग ऐसा करने से जो लोन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, जो लोन सैंक्शनिंग कॉस्ट है, ट्रांसफ़र कॉस्ट है, वो रिड्यूस होगी। इसके अलावा इंडियन मार्केट में एक यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जितने भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको। और इंडस्ट्री का क्या मानना है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है उनका ये कहना है कि अगर यूपीआई में ये फीचर आ जाता है कि प्री सैंक्शन जो लोन है उसका यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है, उसको यूपीआई के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, तो डेफिनेटली क्रेडिट जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होगी, क्रेडिट साइड जो है वो और ज़्यादा बूस्ट करेगा और जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यूपीआई के थ्रू जो इंडिविजुअल हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ज़्यादा हमें ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो फर्दर मैनी आर सीइंग दिस सब्स्टिट्यूट फॉर द क्रेडिट कार्ड। तो फिलहाल के लिए ऐसा कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो आरबीआई है वो क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करना चाह रही है इस यूपीआई के थ्रू। यूपीआई पर आप लोन सैंक्शन करा लीजिए और उसी यूपीआई के थ्रू आप लोन पेमेंट करिए, क्रेडिट कार्ड्स की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। तो अभी फिलहाल के क्रेडिट कार्ड को लिंक किया है, प्री सैंक्शन लोन को लिंक किया है। लेट अस सी इन फ्यूचर ये जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यूपीआई हैं कैसे क्रेडिट कार्ड का शेप ले पाएंगे। सो दिस इज़ द डिजिटल बेट। Retail digital payment volume handled by UPI approximately 75% and typically UPI used for deposit accounts। अभी तक हमारे जो डिपॉजिट अकाउंट्स है, जो सेविंग अकाउंट्स थे, उन्हीं से हम UPI लिंक कर लेते थे, बट अब क्रेडिट अकाउंट से भी और क्रेडिट कार्ड से भी उनको लिंक कर सकते हैं। इट्स इनोवेटिव अप्रोच दैट आरबीआई हैज अडॉप्टेड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इन द वर्क वेब पोर्टल टू फाइंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो ये न्यूज़ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वेब पोर्टल डेवलप करने का प्लान कर रही है। किस लिए वेब पोर्टल डेवलप करने का प्लान कर रही है? थ्रू दिस वेब पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इनेबल द सर्च अक्रॉस द मल्टीपल बैंक्स फॉर पॉसिबल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। तो यूज़र इनपुट के बेस पर एक वेब पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जिसके थ्रू किसी भी बैंक, मल्टीपल बैंक्स को पहले तो लिंक किया जाएगा इस सिंगल वेब पोर्टल पर, और इस सिंगल वेब पोर्टल्स पर किसी भी अनक्लेम डिपॉजिट को सर्च किया जा सकता है, पॉसिबल अनक्लेम डिपॉजिट को सर्च किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी बैंक में वो अकाउंट हो।
अनक्लेम डिपॉजिट्स मीन्स ऐसा कोई डिपॉजिट बैंक के पास जिसका फिलहाल के लिए कोई क्लेम नहीं है, जिसका कोई नॉमिनी नहीं है, वो अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, पैसा पड़ा हुआ है उस अकाउंट में डिपॉजिट्स के फॉर्म में, बट नो वन इज एक्चुअली एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट। तो इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल के थ्रू ऑल अक्रॉस द बैंक द इंडिविजुअल जो डिपॉजिटर्स हैं दे कैन सर्च फॉर इट, एंड दिस इज डेफिनेटली बीइंग डन टू इम्प्रूव एंड वाइडन द एक्सेस ऑफ डिपॉजिटर्स और देयर बेनिफिशरीज ऑफ सच डेटा। तो कभी अगर डिपॉजिटर को या इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो उसके जो नॉमिनी हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, वो इस तरह के वेब पोर्टल को यूज़ करते हुए उस डिपॉजिट को, अनक्लेम डिपॉजिट को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने में ये जो पोर्टल है ये एक्टिव हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। लेट अस सी कि कब तक ये पोर्टल आता है। फिलहाल के लिए ये जो वेब पोर्टल है ये डिपॉजिटर्स जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेवलप करो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल डेवलपमेंट का कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका जो मनी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए थ्रू वेरियस मेजर्स, जैसे कि जो नए डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उनका जो पैसा है वो अनक्लेम ना जाए, और जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है वो उसके रियल और राइटफुल ओनर और बेनिफिशरीज को ड्यू प्रोसीजर के थ्रू उनको दिया जा सके। तो अभी की अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी की सिचुएशन ये है कि जो बैंक्स हैं वो डिस्प्ले करते हैं लिस्ट ऑफ अनक्लेम्ड अकाउंट ऑन देयर वेबसाइट, बट अगर ये जो नया वेब पोर्टल है ये डेवलप हो जाएगा तो ये ऑल अक्रॉस इंटरऑपरेटेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा। इट मीन्स चाहे वो पीएनबी में हमारा अनक्लेम्ड अकाउंट हो, चाहे वो एसबीआई में हो, चाहे वो किसी अदर बैंक में हो, उस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू उस अनक्लेम्ड अकाउंट और डिपॉजिट्स को देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली दिस न्यू वेबसाइट हैज़ बीन इनविसाज्ड टू वाइडन द एक्सेस ऑफ डिपॉजिटर टू सच डेटा। और अगर ऐसा कोई अनक्लेम्ड अकाउंट है या अनक्लेम्ड डिपॉजिट है जो 10 साल से जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, जिस पे किसी ने क्लेम नहीं किया है, वो इनएक्टिव पड़ा है, तो ऐसा अकाउंट जो है वो बैंक फिलहाल के लिए डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। थोड़ा बहुत अमाउंट होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बड़े बड़े अमाउंट होते तो RBI को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं सारे अकाउंट्स को मैनेज करने में, क्योंकि कब कौन आ जाए उस पर्टिकुलर क्लेम के लिए, फिर उसका वेरिफिकेशन, इट्स अ लेंदी प्रोसेस, एंड दैट इज़ वाई RBI वांट टू इंश्योर कि ये बहुत ज़्यादा जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, ये ना जनरेट हों, इसीलिए ये वेबसाइट और ये वेब पोर्टल डेवलप किया जा रहा है। अगर रीसेंट डेटा की बात करें तो बाय द एंड ऑफ February 2023 द टोटल अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रांसफर टू RBI बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स दैट हैव नॉट बीन ऑपरेटेड फॉर 10 years और मोर आर अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ 35,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने February 2023 तक। और अगर अकाउंट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 102 मिलियन अकाउंट्स हैं, अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किए गए हैं। सो दिस इज़ द ह्यूज नंबर, और इसको ये हर ईयर बाय ईयर इनका पाइलिंग अप बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट टू स्ट्रीमलाइन इट कि भाई अनक्लेम डिपॉजिट जो हैं, अनक्लेम अकाउंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, जो उसका बेनिफिशियरी है, जो उसका नॉमिनी है, जो उसका ओनर है, राइटफुल ओनर, उसको वो पैसा ट्रांसफ़र किया जा सके, उसको पैसा मिल सके। एंड दिस इज़ द बैंक वाइज लिस्ट, किस बैंक में कितना अनक्लेम्ड अमाउंट है, अनक्लेम्ड अकाउंट है। तुम देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, PNB, SBI, यूको, सब में अप्रॉक्सीमेटली हमें एक सिग्निफिकेंट नंबर देखने को मिला है। सबसे कम हमें देखने को मिल रहा है यूको में और पंजाब एंड सिंध बैंक में। ऑब्वियसली बैंक छोटे भी हैं, इनका जो स्केल है ऑपरेशन का वो भी इतना बड़ा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा SBI द लार्जेस्ट बैंक, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स भी इसी पर्टिकुलर बैंक में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स। गवर्नमेंट इम्पोज गैस प्राइस कैप, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कीर्ति पारेख पैनल की जो रिकमेंडेशन थी वो फॉलो कर ली गई हैं। अमेंडमेंट ला दिया गया है प्राइसिंग रेजिम में, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को लिंक कर दिया गया। तो दिस न्यूज है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इनटू मिंट सेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ई-कॉमर्स फर्म्स ऑन ONDC may pay the price for non-compliances। तो ऐसे जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जो कि ONDC में हैं, ONDC का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था। और अगर वो ONDC में रह करके अगर वो कंप्लायंसेस नहीं कर रहे तो उन्हें उसके लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एज पर द रीसेंट गवर्नमेंट मैकेनिज्म। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टार्ट लॉकिंग इन एट करंट FD रेट्स, लैडर योर बैट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस तरीके से पॉलिसी रेट अनचेंज रखा है, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि आगे एनुअल टाइम पॉलिसी रेट हाइक हो सकता है, बट फिलहाल के लिए
जो मार्केट है वो इस बात पे बिलीव नहीं करी। मार्केट का अब ये मानना है कि प्रोबेबली अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेट हाइक पर नहीं जाएगी, जिसका इम्पैक्ट हमें बॉन्ड मार्केट पर देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट ऑफ होना शुरू हो चुका है, तो ये रिकमेंडेशन है कि जिनके एफडी रेट बढ़े हुए हैं, जिन्होंने एफडी अपनी कराई है, वो फिलहाल के लिए उस रेट पर अपनी एफडी को लॉक कर ले, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो एफडी पे रेट ऑफर कर रहे हैं बैंक्स वो डिक्रीज किए जाएंगे। So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.